तो लास्ट टाइम हम ये पढ़ रहे थे आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाई ए, और रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करेगा, ये सब चीजें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। चलो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये फार्मूला हमने पढ़ा था। तो बेटा देखो, इसके ऊपर आज कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आप लोगों को। मैंने आपको 4 फैक्टर बताए थे कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा। मैंने कहा था रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा लेंथ पर, मैंने कहा था रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा टेम्परेचर पर, मैंने कहा था रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा नेचर ऑफ मटेरियल पर, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर। तो 4 फैक्टर मैंने बोले थे कि 4 फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। अब देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं एक डायग्राम बना के दिखाता हूं, उस पर एक क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से। बेटा मान लीजिए एक मेटल की स्लैब है, ये लेट, ये मेटल स्लैब है, इसकी ये साइड है एल, मान लो ये साइड है बी, मान लो ये साइड है एच, ठीक। तो एक मेटल की स्लैब है बेटा, ये कहता है कि मान लीजिए हमने इस मेटल स्लैब में कोई चेंज नहीं करा, ये बॉडी यों की यों रखी, लेकिन एक बार, जैसे मैं थोड़ा डार्क करके सरफेसेस को दिखा रहा हूं, जैसे मान लीजिए हमने सेल को यों कनेक्ट कर दिया इस स्लैब के साथ, इस सेल को यहां कनेक्ट कर दिया मैंने स्लैब के साथ। आपको ये कहेगा कि ये बताइए इस स्लैब का रेजिस्टेंस क्या होगा, इस स्लैब का रेजिस्टेंस क्या होगा। तो रेजिस्टेंस निकालने का ऊपर फार्मूला है बेटे, तो उसमें एल तो ये होगी, यहां से करंट आएगा यूं जाएगा, तो ये जो लेंथ है एल जो है वो लेंथ का काम करेगी, एल लेंथ का काम करेगी। एरिया इसका लेना हमें, एरिया इसका लेना है, इसका एरिया लेना है इस पोर्शन का, इसका लगा लीजिए, इसका लगा लीजिए, बात एक ही है इनका, एरिया इसका लेना है, और ये एल की जगह ये आएगी। तो एरिया की जगह क्या लिखूं बेटा, मेरे ख्याल से एरिया होगा बी इंटू एच, ये बी इंटू एच इसका एरिया बनेगा, रेक्टेंगुलर फेस बना इसका, रेक्टेंगुलर फेस होगा, बी इंटू एच इसका एरिया बनेगा। तो रेजिस्टेंस क्या बना इसका, रेजिस्टेंस बना रो एल ओवर बी इंटू एच, ये इसका रेजिस्टेंस बनेगा रो एल ओवर बी इंटू एच, अगर मैं इस स्लैब को इस तरीके से कनेक्ट करता हूं तो। लेकिन बेटे अगर मैं यही स्लैब लेता हूं, अगर यही सेम स्लैब है मेरे पास, क्वेश्चंस करवा रहा हूं ध्यान से सुनने, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं एनटीएससी साइंस ओलंपियाड के लिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। देखो यही सेम स्लैब है, लेकिन बेटा मैं बैटरी को यहां कनेक्ट करता हूं, यहां एक तो सरफेस ये लेता हूं बेटे, और एक सरफेस ये लेता हूं, और बैटरी को यूं जोड़ता हूं, इस तरीके से बैटरी कनेक्ट करता हूं। अब आपसे पूछेगा अब बताओ इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, फार्मूला यही है, फार्मूला यही है। देखो अब की बार करंट यूं आएगा, यहां से आया यूं गया, तो सेम नहीं आएगा, सेम नहीं आएगा। अब इसका रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा, अब इसमें लेंथ का काम करेगी एच, लेंथ का काम करेगी एच, लेंथ की जगह एच आएगा, लेंथ की जगह एच आएगा, और एरिया इसका लेना पड़ेगा हमें, इसका, इस सरफेस का एरिया लेना पड़ेगा। तो ये जो फार्मूला है आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए, तो एरिया इसमें होगा एल इंटू बी, एरिया इसका होगा एल इंटू बी, एल इंटू बी, और लेंथ की जगह आएगा ये एच, एच इसमें लेंथ की जगह आएगा। तो इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए बना R2, अगर इसका रेजिस्टेंस R2 बनता है तो दैट इज रो एच ओवर एल इंटू बी, ये इसका रेजिस्टेंस बनेगा आपकी बार। इसको यूं समझो, इस तरह की बॉडी समझो बेटा, मैं आपको शेप दिखाता हूं, एक मैं एग्जांपल देके समझाता हूं आपको, बड़ा क्लियर सा हो जाएगा कंसेप्ट। ये देखो बेटा, आप इस बॉडी को देखो अपने दिमाग में, इसको सोचो, इसको सोचो, इस बॉडी की स्लैब इस तरह की है, ये देखो, इसकी ये साइड जो लंबे वाली है ये है एल, ये लंबे वाली साइड है एल, ये साइड एल है लंबी, ये इसकी बी है और ये एच है, समझ रहे हो। पहला केस जो मैंने लिया डायग्राम में, पहला जो केस लिया, बैटरी यहां, यहां और यहां जोड़ी, बैटरी यहां और यहां जोड़ी पहले केस में, तो ये एरिया आएगा इधर वाला और ये लेंथ आएगी, तो ये एरिया था पहले केस में, ये लेंथ थी। दूसरा केस कौन सा लिया,
दूसरा केस बैटरी ऊपर ऊपर और ये नीचे जोड़ी, ऊपर यहां और ये नीचे जोड़ी बैटरी, ठीक। तो करंट यूं आया बेटे, यहां से गया नहीं गया, तो ये जो हाइट है ये लेंथ का काम करेगी, करंट इधर से आके इधर से निकलेगा, तो ये हाइट जो है वो एल का काम करेगी, लेंथ का काम ये करेगी। और एरिया फिर मुझे इसका लेना है, इसका एरिया लेना पड़ेगा। तो एरिया इसका आया, लेंथ की जगह हाइट आई। तीन केस बन सकते हैं इसके। पहला कौन सा था, यहां और यहां बैटरी जोड़ी। दूसरा कौन सा, ऊपर और नीचे जोड़ी। तीसरा इधर इस सरफेस पर और इधर जोड़ू, इधर और इधर जोड़ू। तीसरा केस भी तो बन जाएगा ना। फिर एरिया यह आएगा, ये होगा H इंटू एल, इसका एरिया होगा एल H इंटू एल। अगर मैं बैटरी यहां और यहां जोड़ूं तो लेंथ के तौर पर बी आ जाएगी। तीसरे केस में आंसर ये बनेगा, तीसरे केस में इसका आंसर क्या बनेगा, रो एरिया की जगह ये एरिया, तीसरे केस में यहां बैटरी और यहां जोड़ूं तो ये होगा एल और H, तो लेंथ होगी बी। तीसरे केस में ये आंसर आएगा। तो तीन केस इसके बन सकते हैं। सेम बॉडी के तीन अलग अलग रेजिस्टेंस आ सकते हैं। तो आपने बॉडी चेंज नहीं की, बैटरी की पोजीशन चेंज कर दी। बैटरी की पोजीशन चेंज करने से भी सेम बॉडी का रेजिस्टेंस चेंज हो सकता है। तो यहां जो मैंने बताया उसका मतलब यह था, ये मैंने क्यों एग्जांपल लिया, आपको ये बताना कि एक सेम बॉडी का रेजिस्टेंस अलग अलग आ सकता है। सेम बॉडी का रेजिस्टेंस अलग अलग आ सकता है, वो डिपेंड करेगा कि एरिया क्या बना और लेंथ क्या बनी। एरिया और लेंथ अलग अलग हो, जैसे यहां और यहां के लिए अलग एरिया लेंथ है, यहां और यहां के लिए अलग एरिया और लेंथ है, तो इसलिए सेम बॉडी का रेजिस्टेंस भी अलग अलग आ सकता है। ये बात ध्यान रखनी है। हां, अगर ये बॉडी क्यूबाइड की फॉर्म में होती, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती, अगर सारी साइड्स इक्वल होती फिर सेम आंसर आ जाता है भाई, फिर कोई दिक्कत नहीं थी, फिर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जी, तो एक ही बॉडी का रेजिस्टेंस हमने बैटरी को चेंज करके चेंज कर दिया, बैटरी की पोजीशन को चेंज करके। हायर और लोअर पोटेंशियल पोजीशन चेंज करने से भी रेजिस्टेंस की इफेक्टिव वैल्यू चेंज हो जाती है। तो ये नहीं होता कि हमेशा सेम बॉडी का रेजिस्टेंस, एक ही बॉडी का रेजिस्टेंस हमेशा सेम आए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। अब देखो बेटे, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए, ये मैंने फॉर्मूला, इसके ऊपर हमने आज काम करना था, तो इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूं और इंटरेस्टिंग बात करता हूं। देखो बेटे, बेटा मान लो हमारे पास एक कंडक्टर है, इसकी L लेंथ है और A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, A इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो रेजिस्टेंस इसका बना रो एल बाई ए, रेजिस्टेंस का बना रो एल बाई ए। लेकिन इसका वॉल्यूम क्या बना भाई, वॉल्यूम, अगर मैं इसका वॉल्यूम लिखूं इस कंडक्टर का, तो वॉल्यूम मेरे ख्याल से मैं लिख सकता हूं V फॉर वॉल्यूम, ध्यान रखना है, V फॉर वॉल्यूम। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ। V इस कंडक्टर का, इस रोड का वॉल्यूम है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जहां कई बार आपको कंडक्टर का वॉल्यूम दे रखा होगा, वॉल्यूम गिवन होगा, एरिया और लेंथ में से कोई एक चीज पता होगी और वॉल्यूम पता होगा, फिर रेजिस्टेंस निकालना होगा। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू ए इंटू एल। जैसे मान लो आपको कंडक्टर का एरिया ना दे रखा हो, वॉल्यूम और लेंथ दे रखी हो, एरिया ना दे रखा हो, वॉल्यूम और लेंथ दे रखी हो, तो एरिया हटा दो, एरिया क्या बना, V बाई एल। एरिया क्या बना, V बाई एल। तो एरिया की जगह V बाई एल लिख दो आप, तो R इज इक्वल टू रो एल ओवर V बाई एल, ये L ऊपर आ जाएगा, तो R इज इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई V। ये वॉल्यूम है, ध्यान रखना, ये V, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। तो वॉल्यूम की टर्म्स में और लेंथ की टर्म्स में ये फार्मूला भी बन सकता है। वॉल्यूम और लेंथ की टर्म्स में ये फार्मूला है रेजिस्टेंस का। आम रूटीन में बच्चे इसको ही पढ़ते हैं, थोड़े थोड़े चेंज करके नए फार्मूले, नए कंसेप्ट्स बनाए जा सकते हैं। बस आपको अपना दिमाग घुमाना है पॉजिटिव तरीके से बोला मैंने। तो भाई आप एक ही फार्मूले से नई नई चीजें बना सकते हैं, नए नए फार्मूले जनरेट कर सकते हैं, हल्का फुल्का चेंज करके बस। अच्छा, कई बार क्या होता है, लेंथ ना दे रखी हो, एरिया और वॉल्यूम दे रखे हो, लेंथ ना गिवन हो, एरिया और वॉल्यूम दे रखे हो, तो फिर क्या करेंगे, लेंथ हटा देंगे, यहां से लेंथ निकालूं तो वॉल्यूम बाई एरिया। फिर ये फार्मूला क्या बनेगा भाई, फिर ये फार्मूला बनेगा R इज इक्वल टू रो V बाय ए ओवर ए
तो फिर ये फार्मूला बनेगा आर इज इक्वल टू रो वी ओवर ए स्क्वायर। तो वॉल्यूम की टर्म्स में ये फार्मूले आपके पास आ जाते हैं। तो देखो बेसिक फार्मूला ये हो गया भाई, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए इक्वल टू रो एल स्क्वायर बाई वी इक्वल टू रो वी बाई ए स्क्वायर। वी इज वॉल्यूम, वी इज वॉल्यूम। तो ये फार्मूले भी कन्वर्जन करना आपको आना चाहिए। इसके क्यों करवाया मैंने, इसका कारण बताऊंगा अभी आपको। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं बेटा। बेटा ये कहता है कंडक्टर है, इसका आर रेजिस्टेंस है, आर इसका रेजिस्टेंस है, एल इसकी लेंथ है। ये चीजें हमें गिवन है। एक कंडक्टर है, आर इसका रेजिस्टेंस, एल इसकी लेंथ है। क्वेश्चन क्या है, देखो देखो, ये जैसे कंडक्टर मानो, ये कहता है कंडक्टर का आर रेजिस्टेंस था। हमने क्या किया, इस कंडक्टर को ना, इस कंडक्टर को स्ट्रेच करके, इस कंडक्टर को स्ट्रेच करके इसकी लंबाई को डबल कर दिया। तो मैंने इस कंडक्टर को स्ट्रेच करके इसकी लंबाई को मान लो डबल कर दिया भाई, इसकी लंबाई को मैंने डबल कर दिया। क्वेश्चन ये है कि पहले इसका अगर आर रेजिस्टेंस था तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस। पहले लेंथ एल थी, खींचा मैंने इसको, पूरा जोर लगाया और भाई जोर लगा के मैंने इसकी लेंथ डबल कर दी। जैसे मेटल का टुकड़ा है, मान लो आयरन का टुकड़ा है, हो इसकी लेंथ एल थी, मैंने पूरा जोर लगा दिया और इसकी लेंथ डबल कर दी। ठीक, तो ये पूछा पहले आर रेजिस्टेंस तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा। तो देखते हैं कितना होगा, मैं बताता हूं। अब इसमें ये चीज यूज होगी बेटा, ये इसमें रेजिस्टेंस का फार्मूला ये वाला यूज होगा। अब मैं समझाऊंगा कि क्यों मैंने वो फार्मूला आपको करवाया और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसमें क्या होगा, सुनो बेटा। इसमें जब मैं स्ट्रेच करूंगा ना, इसको स्ट्रेच करूंगा तो वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। स्ट्रेचिंग से वॉल्यूम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो वॉल्यूम इस वायर का अब है, खींचने के बाद भी वॉल्यूम वही रहेगा। वॉल्यूम चेंज नहीं होता स्ट्रेचिंग से, ध्यान रखना। ना तो इसका मास चेंज होगा, ना इसका मास चेंज होगा, ना इसका वॉल्यूम चेंज होगा। मेटल की रोड है, इसका मास और वॉल्यूम सेम रहेंगे। स्ट्रेच कर दो चाहे कंप्रेस कर दो, चाहे कंप्रेस कर दो, छोटा कर दो इसको, चाहे लंबा कर दो, वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट। चलो, तो इसमें क्या होगा, स्ट्रेच करने से वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो बेटा पहले ये रेजिस्टेंस है, पहले ये रेजिस्टेंस है, तो नया रेजिस्टेंस निकालना हो तो नई लेंथ ले लो, नई लेंथ, और वॉल्यूम पहले के सेम। स्ट्रेचिंग से ना तो रो चेंज होगी, स्ट्रेचिंग से ना तो रो चेंज होगी, ना वॉल्यूम चेंज होगा। तो बेटा V और रो सेम लिख दो, V और रो। नई लेंथ की वैल्यू भर दो इसमें, नई लेंथ की। तो R डैश इज इक्वल टू रो 2L स्क्वायर बाई V, यूं लिखो इसको आप। लेंथ, इस फार्मूले में लेंथ डबल कर दो बस। तो यहां से आएगा 4 रो L स्क्वायर बाई V, 4 रो L स्क्वायर बाई V। और ये क्या है बेटा, ये है इनिशियल रेजिस्टेंस। ये क्या है, इनिशियल रेजिस्टेंस। तो नया रेजिस्टेंस 4R होगा बेटे, 4 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस, पहले से 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स। तो रेजिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगा। ये पॉइंट ध्यान रखना है। स्ट्रेचिंग करके लेंथ डबल करोगे तो रेजिस्टेंस विल बी 4 टाइम्स, डबल नहीं 4 गुना, 4 टाइम्स। एक और एग्जांपल लेता हूं, और एग्जांपल लेता हूं इसी से मिलता जुलता, ताकि आपको ये चीज याद हो जाए, ताकि ये चीज याद हो जाए भाई। देखो बेटा एक कंडक्टर है, मान लो इसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, मान लो इसका कंडक्टर का रेजिस्टेंस 20 ओम है। मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया, पूरा जोर लगा के खींच दिया और इसकी लंबाई 3 गुना कर दी बेटे, इसकी लेंथ 3 टाइम्स बढ़ा दी। मान लो पहले लेंथ L थी, मैंने इसकी लेंथ 3L कर दी। पहले लेंथ L और नई लेंथ 3L। अब ये कहता है कि बताओ अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो बेटा पहले वाला रेजिस्टेंस क्या, R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई V। इसकी वैल्यू दे रखिए 20, इसकी वैल्यू 20। नया रेजिस्टेंस कैसे लिखूं बेटे, नया रेजिस्टेंस रो स्ट्रेचिंग से चेंज नहीं होगी, रो L डैश स्क्वायर, L डैश स्क्वायर। वॉल्यूम भी चेंज नहीं होगा, तो सेम वॉल्यूम। नई लेंथ कितनी, 3 गुना। तो क्या पुट करूं मैं, R इज इक्वल टू रो 3L का स्क्वायर बाय V। अरे सभी को समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है,
रिस्पॉन्स चाहिए मुझे, रिस्पॉन्स ऐसे नहीं। तो R इज इक्वल टू 9 रो L स्क्वायर बाय V, 9 रो L स्क्वायर बाय V। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू इसने दे रखी है 20। तो बेटा R डैश इज इक्वल टू 9 इंटू 20, तो R डैश इज 180 ओम। R डैश 180 ओम के बराबर हो गया। एक और क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पर ले लेता हूं, देखिए। हाँ, क्रिस्टल क्लियर रहता है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं बेटे, देखो अभी मैं स्ट्रेचिंग का करवा रहा हूं, फिर मैं कंप्रेशन का भी करवाऊंगा। इसीलिए मैंने ये वॉल्यूम के टर्म में बताया था। कुछ बच्चे सोचेंगे वॉल्यूम के टर्म में सर क्यों बता रहे हैं? बेटा इन क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं, इन क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं। और ये जो तो क्वेश्चन तुम कर रहे हो ना, ये इवन 12th वाले बच्चे भी गलत कर देते हैं। 12th वाले भी जो सिंपल बुक्स पढ़ते हैं ना, छोटी मोटी बुक्स पढ़ते हैं, 12th वाले बच्चे भी इन क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। और तुम 10th में हो गए, सीख रहे हो, इसका मतलब तुम्हारा लेवल काफी अच्छा हो गया है। तुम मेरे से पहले आंसर दे रहे हो, कुछ बच्चे तो मेरे से पहले आंसर दे रहे हो। देखो बेटे, ये R रेजिस्टेंस है, इसकी लेंथ है L, इसकी लेंथ है L। मैंने इसको स्ट्रेच कर दिया भाई, स्ट्रेच करके इसकी लंबाई बेटा मान लीजिए मैंने N इंटू L कर दी, लेंथ कर दी N इंटू L, वेर N इज ग्रेटर देन 1, N इज ग्रेटर देन 1। लंबाई बढ़ा दी मैंने खींच के। भाई ये पूछता व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा? तो बेटा पहले तो इनिशियल रेजिस्टेंस की फार्मूला की वैल्यू लिखो, रो L स्क्वायर बाय V। स्ट्रेचिंग से ना रो चेंज हुआ ना वॉल्यूम चेंज हुआ, चेंज कौन हुआ? एरिया और लेंथ। एरिया की हमें जरूरत ही नहीं, दे रखा है इसने, तो लेंथ का कंसेप्ट हमारा यूज हो जाएगा। तो नया रेजिस्टेंस R डैश रो L डैश स्क्वायर बाय V। L डैश की वैल्यू कितनी? N इंटू L। तो R डैश की वैल्यू क्या? रो N L स्क्वायर बाय V। तो R डैश इज इक्वल टू N स्क्वायर रो V स्क्वायर बाय L स्क्वायर बाय V। तो R डैश की वैल्यू क्या आई? N स्क्वायर। ये क्या है बेटा? ये है R, ये क्या है? R। तो ये आपका रिक्वायर्ड जनरल फार्मूला बन गया। एक क्वेश्चन कंप्रेशन का करवाता हूं बेटे, कंप्रेशन का। देखो बेटा एक कंडक्टर है, R रेजिस्टेंस है, L इसकी लेंथ है। अभी कह रहा है मैंने इस कंडक्टर को कंप्रेस कर दिया, दबा दिया भाई, और मान लीजिए मैंने इसकी लेंथ ऑफ कर दी। देखो जब दबाओगे, छोटा करोगे तो मोटा भी हो जाएगा यो, तो ये छोटा और मोटा हो जाएगा, छोटा और मोटा। तो इसकी लेंथ ऑफ कर दी भाई मैंने, दबा के लेंथ ऑफ कर दी। तो अब ये कह रहा है भाई लेंथ ऑफ कर दी, तो पहले रेजिस्टेंस R था, तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा? व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस? नए रेजिस्टेंस की वैल्यू बताएं। व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस? तो बेटा पहले फार्मूला लिख दे पहले वाले का। तो पहले वाले का फार्मूला क्या? R इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय V। देखो मैं बार बार L और V का क्यों यूज कर रहा हूं? क्योंकि अपने क्वेश्चन में L के बारे में बताया हुआ है। मैं एक ऐसा क्वेश्चन भी दूंगा जिसमें एरिया के बारे में बताया हुआ, एरिया का भी करवाऊंगा मैं, चिंता ना करना। तो मैं बार बार ये यूज कर रहा हूं क्योंकि इसमें L के बारे में दिया हुआ कि पहले L ये थी, अब L ये है, इसलिए मैं L वाला फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो बेटा नया रेजिस्टेंस रो L डैश स्क्वायर बाय V। वॉल्यूम विल नॉट चेंज ड्यू टू कंप्रेशन और स्ट्रेचिंग। तो L डैश कितना बेटे? L डैश कितना? L बाय 2। तो R डैश कितना? रो L बाय 2 का स्क्वायर बाय V। तो R डैश इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाय 4V। तो R डैश इज इक्वल टू R बाय 4। ये रिक्वायर्ड आंसर आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। R रेजिस्टेंस है, A इसका एरिया है। अब ये क्या कह रहा है अपने को? ये कह रहा है जी मैंने इस कंडक्टर को कंप्रेस कर दिया, इस कंडक्टर को कंप्रेस कर दिया और इसका एरिया 3 गुना बढ़ा दिया, इसका एरिया 3 टाइम्स बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ेगा तो लेंथ तो घटेगी भाई। देखो अंडरस्टूड सी बात है ये तो। अगर एरिया 3 गुना बढ़ेगा तो लेंथ 3 गुना घटेगी, लेंथ 3 गुना घटेगी। तो ये कंप्रेस करके छोटा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। इसने बोला कि एरिया 3 गुना पहले के कंपैरिजन में कर दिया गया है। तो व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस? व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस? तो अब की बार कौन सा फार्मूला में यूज करना चाहिए? रो V ओवर A स्क्वायर। अब की बार हमें एरिया और वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज करना चाहिए क्योंकि डाटा में वॉल्यूम के बारे में बताया हुआ है, डाटा में
सॉरी एरिया के बारे में बताया हुआ है, तो हमें लेंथ वाला फार्मूला यूज नहीं करना, हमें एरिया वाला फार्मूला यूज करना है। तो आर डैश रो वी ए डैश स्क्वायर, ए डैश स्क्वायर, ए डैश कितना 3a, तो आर डैश इज इक्वल टू रो वी ओवर 3a का होल स्क्वायर, तो रो वी ओवर 9a स्क्वायर, तो आर डैश इज इक्वल टू r by 9, r dash is equal to r by 9. A conductor has a resistance of 10 ohm. If we stretch the conductor, if we increase its length by 3 times the initial, then find the new resistance of the conductor. क्या बोला मैंने? A conductor has a resistance of 10 ohm. If we stretch the conductor and increase its length by 3 times the initial, then find the new resistance of the conductor. Answer आएगा 16 into 10, 160 ohm. 16 into 10, 160 ohm. अब मैं समझाता हूं क्यों। देखिए, आप ये मान लो कि जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, ये इसका रेजिस्टेंस है 10 ओम, लेंथ है L। इसने क्या किया, इसने क्या बोला अपने को, वर्ड्स दोबारा सुनो, वर्ड्स दोबारा सुनो ताकि आगे गलती ना हो, वर्ड्स को दोबारा सुनो ताकि दोबारा गलती ना कर दो। इसने कहा कि हमने इसको स्ट्रेच किया और इसकी लेंथ को इंक्रीज किया बाय 3 टाइम्स द इनिशियल, इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स। तो इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज्ड बाय 3 टाइम्स का मतलब ये हुआ कि जितनी लेंथ पहले है उसमें 3L और जोड़ दो, जितनी लेंथ पहले है उसमें 3L और जोड़ दो भाई, तो टोटल लेंथ जो है वो 4L होगी। इंक्रीज बाय 3L है बेटे, नॉट इंक्रीज 2। एक होता है इंक्रीज 2, इसका मतलब नई लेंथ 3L होती, इसमें क्या बोला, इंक्रीज बाय 3 टाइम्स, तो L प्लस 3L, नई लेंथ क्या होगी, L प्लस 3L। इसमें तो बिल्कुल, तो नई लेंथ पहले जैसे L थी एंड इंक्रीज बाय 3L, और तो टोटल लेंथ 4L हुई, तो टोटल लेंथ 4L हुई, 3L नहीं हुई। आपने नई लेंथ 3L करके कर दिया, वो था इंक्रीज बाय 3L। तो बेटा नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 4 का स्क्वायर इंटू 10, तो नया रेजिस्टेंस क्या बनेगा, नया रेजिस्टेंस 160 ओम, ये आंसर बनेगा इसका। तो इसमें वर्ड्स पकड़ने थे आपने, मैंने कहा इंक्रीज्ड बाय 3L, तो आपने इंक्रीज्ड बाय जरूर पकड़ना था, तो उससे नई लेंथ 4L लेनी थी, 3L नहीं लेनी थी। देखो देखो बेटे, ताकि तुम गलती करने के चांस ही ना छोड़ो भाई। मान लो एक कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है 30 ओम, एक कंडक्टर है, रेजिस्टेंस है 30 ओम। मैं करवाऊंगा इसको, मेरी वर्ड्स को सुन लेना बस तुम, ताकि तुम आगे गलती ना करो। क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या बेटा, क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये कहता है कि हमने इस एक कंडक्टर को स्ट्रेच करा और लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज, सुनना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड बाय, लिख देना स्टेटमेंट ध्यान से, वी स्ट्रेच द कंडक्टर एंड वी इंक्रीज इट्स लेंथ बाय 50%, we increase its length by 50%, then find the new resistance, लेंथ को 50% इंक्रीज किया गया, लेंथ को 50% इंक्रीज किया गया, देन व्हाट विल बी न्यू रेजिस्टेंस। तो बेटा देखो, ये मान लो लेंथ थी इसकी L, ये कह रहा लेंथ को 50% इंक्रीज किया गया, तो 50% इंक्रीज किया गया का मतलब क्या है, 50% इंक्रीज किया गया का मतलब ये हुआ कि न्यू लेंथ जो है वो होगी L प्लस L बाई 2। 50% इंक्रीज का मतलब नई लेंथ L प्लस L बाई 2, तो 3L बाई 2, नई लेंथ 50% इंक्रीज बाय 50%, तो पहले वाली में 50% और जोड़ दो, 50% का मतलब आधी और जोड़ दो, 50% बढ़ा दी तो 50% का मतलब L बाई 2 ऐड कर दो। तो बेटा इनिशियल रेजिस्टेंस रो L स्क्वायर बाय V, दिस इज गिवन 30 ओम। नया रेजिस्टेंस R डैश रो L डैश स्क्वायर बाय V,
और ये एल डैश की वैल्यू दे रखी है अपने हैं, तो आर डैश इज इक्वल टू रो 3/2 एल का स्क्वायर बाय वी, तो आर डैश इज इक्वल टू 9/4 रो एल स्क्वायर बाय वी। अरे यही आएगा ना, ये स्क्वायर करेंगे तो ये क्या है, ये 30 ओम है, तो आर डैश इज इक्वल टू 9/4 इंटू 30, 9/4 इंटू 30 215, तो आर डैश 15 नीमा 135, 15 नीमा 135 डिवाइड बाय 2, तो ये इसका आंसर आया। करना क्वेश्चन, देखते हैं कितने बच्चे आंसर सही देते हैं। लिखो भाई, क्वेश्चन लिखो। अ कंडक्टर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ohm. We stretch the conductor and increase its length. We stretch the conductor and increase its length to. We increase its length to 5 times the initial. We stretch the conductor and increase its length to 5 times the initial length. Find the new resistance of conductor. चलो बताओ भाई इसका आंसर, इसका आंसर दो भाई, देखते हैं कितने बच्चे आंसर देते हैं। उनके लिए मैं सोल्व कर देता हूं जिनका गलत हुआ है, बाकी मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर ठीक दिया है भाई। कंडक्टर का रेजिस्टेंस था 50 ओम, लेंथ थी एल, नई लेंथ इंक्रीज करके हमने कर दी 5L, न्यू लेंथ इज 5L, तो रेजिस्टेंस होगा 5 का स्क्वायर इंटू आर, तो 25 इंटू 50, तो 0 25 5 125, ये आंसर होगा 1250। इकट्ठा लिख देता हूं, थोड़ा जीरो थोड़ा ज्यादा दूर हो गया, 1250 ये आंसर होगा। ज्यादातर बच्चों ने ये ठीक लिख रखा था। इन सब के अंदर मेन कॉन्सेप्ट स्ट्रेचिंग और कंप्रेशन में ना वॉल्यूम कांस्टेंट है, कांस्टेंट वॉल्यूम है इनमें, वॉल्यूम भी और मास भी, वॉल्यूम और मास कांस्टेंट है, ये बात अपने दिमाग में बिठा लेनी है। इसके ऊपर बेस्ड है सारे क्वेश्चन, कंसेप्चुअल बात इसमें ये है इतनी सारी, उसी को आप घुमा फिरा के कितनी कोई लैंग्वेज चेंज करके पूछ लो, मेन कॉन्सेप्ट है कि इसमें वॉल्यूम और ये सेम रहेगा। ये एक होती कैलकुलेशन मिस्टेक, एक होती कंसेप्चुअल मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक से मत घबराओ, वो तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से रिमूव हो जाएगी। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए आपकी, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। बाय बाय, टेक केयर।